हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के जुबान चैनल पे आपका स्वागत है। यानी एनसीईआरटी के हूबहू लाइन बाय लाइन इसमें हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बुक को कवर करेंगे। यानी कि बुक का एक भी पॉइंट ना छूटा होगा, इसमें सारे के सारे पॉइंट समाहित हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न के द्वारा हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि चैप्टर का नाम क्या है, संस्थाओं का कामकाज, जो क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के बुक से लिया हुआ है। यह पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 27% आरक्षण किसको मिला था। 27% आरक्षण किसको मिला था, तो SEBC को मिला था। किसको मिला था, तो SEBC वर्ग में जो आते हैं उनको 27% का आरक्षण दिया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज को 27% का आरक्षण दिया गया था। देश का प्रधान कौन होता है, तो देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और सरकार का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश के प्रमुख की बात करेंगे तो देश का प्रमुख कौन होता है, तो देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है, तो सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भारत में कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, तो संसद में राष्ट्रपति के बाद लोकसभा और राज्यसभा का स्थान आता है। किसका, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन कब किया था, तो भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन 1979 में किया था। भारत में दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था। दूसरा मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो दूसरे मंडल आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल नाम है। तो दूसरे आयोग का अध्यक्षता किसने किया था, तो बीपी मंडल ने किया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सौंपी थी। कब सौंपी थी, 31 दिसंबर 1980 को। 1980 में दिए गए रिपोर्ट पर क्या हुआ था, तो 1980 का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उस पर कई वर्षों तक संसद में चर्चा लागू करने की मांग की गई थी। कई वर्षों तक संसद में चर्चा होती रही और इसे लागू करने की मांग की गई थी। कौन सी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को अपने चुनावी घोषणा में शामिल किया था, तो कौन सी पार्टी थी जिसने ओबीसी आरक्षण को अपने चुनावी घोषणा में शामिल किया था, तो वह थी जनता दल। कब की थी, तो 1989 के लोकसभा चुनाव में। कब की थी, 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा में ओबीसी दल की घोषणा की थी। जनता दल ने क्या घोषणा किया था, तो जनता दल ने घोषणा किया था कि सत्ता में आने पर मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेगी। किसने कहा था, तो जनता दल ने कहा था। जनता दल ने क्या घोषणा किया कि सत्ता में आने पर वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेगी। 1989 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी थी, तो 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल की सरकार बनी थी। 1989 में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो 1989 के जनता दल की सरकार बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह। क्या नाम था, विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम था, बीपी सिंह। नई सरकार ने किस पर मंडल रिपोर्ट लागू करने की, प्रश्न है कि नई सरकार ने किस प्रकार मंडल रिपोर्ट लागू करने की मंशा जाहिर की, तो राष्ट्रपति के भाषण के जरिए। यानी कि नई सरकार जो बनी थी बीपी सिंह की 1989 में, तो किस आधार पे उन्होंने मंडल रिपोर्ट को लागू करने की मंशा जाहिर की, तो राष्ट्रपति के भाषण के जरिए। मंडल रिपोर्ट के बारे में औपचारिक निर्णय कब लिया गया था, तो मंडल रिपोर्ट के बारे में औपचारिक निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। और यह कैबिनेट की बैठक कब की गई थी, तो 6 अगस्त 1990 को की गई थी। यह बैठक कब की गई थी, 6 अगस्त 1990 को की गई थी। बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए संसद के दोनों सदनों में कब सूचित किया था, तो बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए संसद के दोनों सदनों में अगले दिन यानी कि 7 अगस्त 1990 को सूचित किया था। कैबिनेट के फैसले को किसे भेजा गया था, कैबिनेट के फैसले को कामुक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। किसको भेजा गया था, कैबिनेट के फैसले को कामुक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया था। विभाग के अधिकारियों ने क्या किया, तो विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। किसके मुताबिक, तो कैबिनेट के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। अधिकारियों ने मंत्री की स्वीकृति किससे ली थी, तो अधिकारियों ने मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली थी। अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद यह कब तैयार हुआ, तो अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद यह 13 अगस्त 1990 को तैयार हो गया था। भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो भारत में आरक्षण की आवश्यकता विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण इसके लागू होने के विवाद उठने लगे थे। क्यों, क्योंकि आरक्षण सिविल पद और सेवाओं में लागू हो गए थे, इसलिए विवाद उठने लगे थे। इसके लागू होने के विवाद उठने क्यों शुरू हो गए थे, तो आरक्षण सिविल पद और सेवाओं में लागू हो गए थे, इस वजह से। सरकारी निर्णय से उठने वाला विवादों को निपटारा कौन करता है, तो सरकारी विवादों से उठने वाले विवादों को निपटारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। आरक्षण संबंधी विवाद कितने मुकदमे पड़े थे, बहुत सारे मुकदमे पड़े थे।
बहुत सारे लोगों ने किए थे और एक संस्थाओं ने भी मुकदमे दायर की थी। मुकदमों में क्या अपील की गई थी? तो मुकदमों में अपील की गई थी कि आदेश को अवैध घोषित किया जाए और लागू करने से रोक लगाई जाए। कई मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कई मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किया था। क्या कहा था? यानी कि यह किससे संबंधित था? तो आरक्षण से संबंधित मुकदमा क्या था? तो इंदिरा साहनी बनाम एवं अन्य बनाम, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला था। इसमें इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने अपील या दलील की थी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ जज, सुप्रीम कोर्ट के 11 जज जो थे, सबसे वरिष्ठ जज थे, उन्होंने इस मुकदमे को सुना था। 11 जजों की बेंच ने फैसला कब सुनाया? तो 11 जजों की बेंच ने फैसला 1992 में सुनाया था और ये बहुमत से पारित हुआ था। क्या फैसला सुनाया गया था? तो फैसला यह सुनाया गया था कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या संशोधन का आदेश दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह स्थिति सुधारने को कहा था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कब आदेश फिर से जारी किया? तब से आरक्षण चलते आ रहा है, तो 8 सितंबर 1993 से कार्मिक विभाग ने 8 सितंबर 1993 से आदेश लागू किया और आरक्षण तभी से चलते आ रहा है। कि आरक्षण कब से चलते आ रहा है ओबीसी का? तो 8 सितंबर 1993 से। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिया जाता है? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसले को नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो नागरिक और सरकार के बीच के विवाद को अंततः सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कार्य को कराने के लिए किस पर जोर देती है? तो संस्थाओं पे जोर देती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कार्य करना होता है तो किस पे जोर देती है? तो संस्थाओं पे जोर देती है। अब बात करेंगे संसद के बारे में। लोकतंत्र में जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा करती है। कौन करता है? तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा करती है। भारत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसे होता है? तो संसद को होता है। दुनिया भर में सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। किस देश में सरकार को संसद द्वारा नियंत्रित करने का सीधा और पूर्ण नियंत्रण होता है? तो भारत में। सरकार के हर पैसे पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार के हर पैसे पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। आरक्षण को लागू करवाने के लिए किस मंत्रालय के पास जन शिकायत और किस मंत्रालय ने लागू किया था? तो आरक्षण को लागू कराने के लिए जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने। संसद का सदन, दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? दूसरा सदन क्या कहलाती है? राज्यसभा। दूसरा सदन का सामान्य कार्य क्या होता है? तो विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। दूसरे सदन यानी राज्यसभा का काम क्या होता है? तो राज्यसभा का काम होता है विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। आधुनिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका संसद निभाती है। अधिकांश बड़े देशों ने किस आधार पर संसद के 2 हिस्से किए हैं? तो अधिकांश बड़े देशों ने संसद को जो 2 हिस्सा किया है उसका आधार था भूमिका और अधिकार के आधार पे। किस आधार पे संसद के 2 हिस्से किए गए हैं? तो भूमिका और अधिकार के आधार पे। हमारे देश में संसद के कितने सदन के 2 हिस्सों में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे देश में जो सदन के 2 हिस्से किए गए हैं उसको राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। दोनों सदनों का हिस्सा है, लेकिन दोनों सदनों के किसी का सदस्य नहीं होता। वह व्यक्ति कौन सा है जो दोनों सदनों का हिस्सा है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो वह है राष्ट्रपति। इस कारण संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्या इस शब्द का प्रयोग संविधान में है? तो नहीं, ये केवल बोलचाल की भाषा में है। यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस, इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, यह केवल बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अधिकार प्राप्ति के मामले में राज्यसभा और लोकसभा किस प्रकार अलग है? तो अधिकार प्राप्ति के मामले में राज्यसभा और लोकसभा
इस प्रकार अलग है कि संविधान में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा को संविधान में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, वहीं अधिकार के मामले में सर्वोच्च अधिकार जो है वह लोकसभा के पास है। किसके पास है? तो अधिकार मामले में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। किसी भी सामान्य कानून को पास कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो किसी भी सामान्य कानून को पास कराने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर अंतिम फैसला कहाँ किया जाता है? तो दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। दोनों के संयुक्त बैठक में किसको प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा को अधिक प्राथमिकता होने की संभावना होती है। पैसों के मामले में अधिक अधिकार का प्रयोग कौन करता है? तो पैसों के मामले में अधिक अधिकार का प्रयोग लोकसभा करती है। अगर धन, बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके लिए राज्यसभा के पास क्या अधिकार होंगे? तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता। पहला, राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता। दूसरा, राज्यसभा को 14 दिन के देरी कर सकती है। कितने दिन की? तो 14 दिन की देरी कर सकती है। तीसरा, 14 दिन के भीतर सुझाव या संशोधन दे सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव मानने को बाध्य नहीं होगी। तो यह कार्य होते हैं किसके मामले में? तो धन विधेयक या पैसों के मामले में। मंत्रिपरिषद को कौन नियंत्रित करता है? तो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने वाला लोकसभा होता है। कौन नियंत्रित करता है? लोकसभा। कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को कब पद छोड़ना पड़ सकता है? तो जब आधे से अधिक लोकसभा का सदस्य कह दे कि मुझे उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तब इन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग विधेयक कब पारित किया गया था? तो 2004 के दोनों सदनों में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग विधेयक कब पारित किया गया था? तो 2004 में दोनों सदनों में पारित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान में राष्ट्रीय आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजनैतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। अधिकारियों के सामूहिक रूप को कार्यपालिका कहते हैं। अधिकारियों के सामूहिक रूप को कार्यपालिका कहते हैं। सरकार को भी आमतौर पर कार्यपालिका कहा जाता है। राजनैतिक और अस्थायी कार्यपालिका। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कितनी कार्यपालिका होती है? तो किसी भी देश में दो कार्यपालिका होती है। एक राजनैतिक कार्यपालिका होती है जिसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, और दूसरी कार्यपालिका होती है जिसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा निर्वाचित कुछ समय के लिए लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, और जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। लोकतंत्र में किसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है? तो लोकतंत्र में सर्वोपरि स्थान लोगों की इच्छा को दिया गया। लोकतंत्र में सर्वोपरि स्थान किसको दिया गया है? तो लोगों की इच्छा को दिया गया है। लोगों में किसी मुद्दे या फैसले की व्यापक नज़रिया की भूमिका कौन निभाता है? तो लोकतंत्र में किसी मुद्दे या फैसले की व्यापक नज़रिया की भूमिका चुना हुआ मंत्री निभाता है। कौन निभाता है? चुना हुआ मंत्री निभाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था प्रधानमंत्री को माना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, क्योंकि वह तब तक प्रधानमंत्री है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता उसके साथ है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री का संबंध किस पार्टी से होता है? तो मंत्री का संबंध जो पार्टी गठबंधन में हो, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तो वही मंत्री का संबंध उसी पार्टी से होता है। मंत्रियों के चयन के लिए कौन स्वतंत्र होता है? तो मंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए, तब जाके वह मंत्री बनने के योग्य होगा। मंत्रिपरिषद किसका सरकारी नाम है? तो मंत्रिपरिषद जिसमें सारे मंत्री रहते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में अमूमन कितने मंत्री रहते हैं? तो मंत्रिपरिषद में अमूमन 60 से 80 मंत्री रहते हैं। मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह किसे कहा जाता है? तो कैबिनेट को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह किसे कहा जाता है? तो कैबिनेट को कहा जाता है।
कैबिनेट मंत्रालय में कितने मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्रालय में करीब 25 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री में कौन से नेता होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री में सत्ताधारी या गठबंधन पार्टी के शीर्ष नेता होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास कौन सा पद होता है? तो कैबिनेट मंत्री के पास प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, यह कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक कैबिनेट मंत्री करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये क्या कहलाते हैं? तो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी कौन होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो होते हैं वे छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट की बैठक में कब सम्मिलित होते हैं? तो विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर सम्मिलित होते हैं। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं, उन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। जो राज्य मंत्री वह होते हैं जो अपने विभाग से जुड़े हुए कैबिनेट के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि जैसे गृह मंत्री है तो उससे जुड़ा हुआ राज्य गृह मंत्री हो सकता है कोई। और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन होते हैं? तो ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट की बैठक में कब आमंत्रित होते हैं? तो विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं। छोटे मंत्रालयों के प्रभारी ये होते हैं कौन? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं ये। राज्य मंत्री का काम क्या होता है? तो राज्य मंत्री का काम होता है विभाग से जुड़े मंत्री की सहायता करना, विभाग से जुड़े मंत्री की सहायता करना। सभी मंत्री नियमित रूप से बात करने में सक्षम नहीं है। किस रूप में? तो व्यवहारिक रूप में। व्यवहारिक रूप में सभी मंत्री नियमित रूप से बात करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप क्यों कहा जाता है? तो फैसले कैबिनेट के बैठक में ही लिए जाते हैं, इसलिए संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। सरकार के फैसले का कोई मंत्री विरोध या आलोचना कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, यानी कि सरकार के फैसले का कोई मंत्री विरोध या आलोचना नहीं कर सकता है। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कौन करता है? तो टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट का सचिवालय करता है। टीम के रूप में कैबिनेट का मदद कौन करता है? तो कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट सचिवालय में कौन लोग होते हैं? तो कैबिनेट सचिवालय में वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। इन कैबिनेट सचिवालय का क्या काम होता है? तो इन कैबिनेट सचिवालय का काम होता है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में बात करेंगे या मंत्रियों के बारे में। संविधान में प्रधानमंत्री के अधिकारों या इन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच संबंधों के बारे में क्या कहा गया है? तो बहुत कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार किस वजह से मिलते हैं? तो सरकार का प्रमुख होने के कारण। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का कार्यान्वय या समन्वय, कार्य का समन्वय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय प्रधानमंत्री करता है। विभाग के विवाद के मामले में अंतिम निर्णय किसका होता है? तो विभाग के विवाद के मामले में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के कामों का वितरण एवं पुनर्वितरण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? तो मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। किसके पद छोड़ने से पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है? तो प्रधानमंत्री के पद छोड़ने से पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था कौन सी है? तो भारत में सबसे प्रभावशाली संस्था कैबिनेट संस्था है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है। राजनीतिक में राजनीतिक दल पार्टियों के बढ़ते प्रभाव ने प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगी है, यानी कि राजनीतिक दल और पार्टियों के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रधानमंत्री जो पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगे हैं। प्रधानमंत्री को अधिकार किस पर निर्भर करता है? तो प्रधानमंत्री का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति के पर्सनालिटी पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री बना है उसकी जैसी पर्सनालिटी है उसके आधार पर भी उसके कार्य निर्भर करते हैं। प्रधानमंत्री का अधिकार किस वजह से सीमित हुआ है? तो प्रधानमंत्री का अधिकार जो सीमित हुआ है वो गठबंधन की सरकार की वजह से सीमित हुआ है। बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो देश का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। हमारे राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष किस अधिकार का प्रयोग करता है? तो केवल नाम का प्रयोग करता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति किस देश के बराबर है? तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी के बराबर है। किसकी तरह काम करता है? तो ब्रिटेन की महारानी की तरह कार्य करता है। देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं का कामकाज की निगरानी कौन करता है? तो देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज का निगरानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के विभिन्न विभागों की निगरानी कौन करता है? तो कैबिनेट के विभिन्न विभागों की निगरानी प्रधानमंत्री करता है और देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं का कामकाज राष्ट्रपति की निगरानी में होता है।
राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए क्या हासिल करना पड़ता है? तो बहुमत हासिल करना पड़ता है। पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष जनादेश का दावा कौन नहीं कर सकता? तो प्रत्यक्ष जनादेश का दावा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की भूमिका क्या होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका की भूमिका जो होती है वो कहने मात्र की होती है। कार्यपालक की क्या भूमिका होती है? तो कहने की मात्र की होती है। देश सारी गतिविधियां नियुक्तियों की नियुक्ति किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, राज्यपाल की, चुनाव आयुक्त की और दूसरे देश के राजदूतों की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किसके नाम से होती है? तो राष्ट्रपति के नाम से होती है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कोर्ट कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसके सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध होता है? तो मंत्रिपरिषद और की सलाह और राष्ट्रपति के बीच यह संबंध होता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा वही सलाह मिलने पर मानने के लिए बाध्य होगा। संसद कानून और राष्ट्रपति के बीच का संबंध क्या होता है? तो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई कानून बनता है। राष्ट्रपति कोई विधेयक को कुछ देर के लिए रोक सकता है, वीटो का पावर कर सकता है, विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर संसद 2 बार विधेयक पारित करती है तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। वीटो जब लगाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ देर बाद उसको देना, वीटो लगाएगा तो चुपचाप भी रह सकता है। राष्ट्रपति कौन सा काम अपने स्वविवेक से करता है? तो राष्ट्रपति जो अपना काम स्वविवेक से करता है तो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए कब ये काम करता है? तो जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा के बहुमत हासिल न हो, किसी को भी बहुमत हासिल न हो, तब राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक के इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री को चुन सकता है। दूसरा, तब ऐसा नेता को चुनता है जो उसी की राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सके। तीसरा, ऐसे मामले में राष्ट्रपति एक तय समय में प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्रपति का स्वरूप कैसा होता है? तो दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्रपति का स्वरूप राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष का होता है और सरकार का मुखिया होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और सरकार की मुखिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष वोट के द्वारा होता है। अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति कौन करता है? तो अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। अमेरिका में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अमेरिका में कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है। अमेरिका की विधानसभा किस नाम से जानी जाती है? विधानसभा नहीं, विधायिका। अमेरिका की विधायिका किस नाम से जानी जाती है? तो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ संसद के नाम से जानी जाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी कानून को किस अधिकार से रोक सकता है? तो वीटो के अधिकार से रोक सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बड़ी बात क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बड़ी बात है कि उसे कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, ना ही वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिका की मॉडल को किसने अपनाया है? तो अमेरिका के मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देश, दूसरा सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश तो अमेरिका के मॉडल को अपनाते हैं। कौन कौन से? लातिनी अमेरिका के अनेक देश और सोवियत संघ के हिस्सा रहे कुछ देश। राष्ट्राध्यक्ष मॉडल अपनाने वाले देश को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष मॉडल अपनाने वाले देश को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। और ब्रिटेन के मॉडल मानने वाले देश को क्या कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन प्रणाली में महत्वपूर्ण क्या होती है? तो संसद ही सर्वोच्च होता है। अब बात करेंगे नगर पालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में नहीं, न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। न्यायपालिका किसे कहा जाता है? न्यायपालिका देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायिक कहा जाता है। संयुक्त अमेरिका के न्यायाधीशों को किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? तो राजनैतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर। संयुक्त अमेरिका के न्यायाधीशों को किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? तो राजनैतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर। भारतीय न्यायपालिका में कितने स्तर के न्यायालय होते हैं? तो भारतीय न्यायपालिका में 3 स्तर के न्यायालय होते हैं। सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो स्थानीय स्तर के न्यायालय कहलाते हैं। भारत में किस प्रकार की न्यायालय है? तो भारत में एकीकृत प्रकार की न्यायालय है। देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो फौजदारी और दीवानी मामले में न्यायालय अपील करने के लिए सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। भारत न्यायपालिका के किस लक्ष्य को हासिल कर लिया है? तो भारत न्यायपालिका के आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें स्वतंत्र का काम कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर राष्ट्रपति करता है। किसमें है? यह बात संविधान में वर्णित है। वर्तमान समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुनने का कार्य व्यवहारिक तौर पर कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। और कौन सी बात संविधान में वर्णित है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा वह प्रधानमंत्री की सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर, यह संविधान में वर्णित है। और व्यवहारिक रूप में क्या देखने को मिलता है? तो व्यवहारिक रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना जाता है? तो अमूमन वरिष्ठ न्यायाधीश को चुना जाता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना किसके बराबर मुश्किल होता है? तो राष्ट्रपति के जितना हटाना मुश्किल हो जाएगा। न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान क्या कहलाता है? तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब तक कितने न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया गया है? तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। संसद संविधान के मूल सिद्धांत को नहीं बदल सकती। यह फैसला किसने दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। जनहित याचिका क्या कहलाती है? तो सरकार की कार्यवाही ही जिसे भी ठेस पहुंचती है वह अदालत जा सकता है, तो जनहित याचिका कहलाती है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद को किस न्यायाधीश ने शपथ दिलाई थी? तो जस्टिस JS खेहर ने दिलाई थी। रामनाथ कोविंद को किसने न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी? तो जस्टिस JS खेहर ने दिलाई थी। शासक के संपूर्ण कार्यों का संचालन का दायित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण रूप व्यवस्था किस रूप में किसके द्वारा होता है? तो व्यवहारिक रूप में किसके द्वारा होता है? तो शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका के द्वारा होता है। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना किसके तहत की गई है? तो भारत में संघात्मक शासन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत की गई है। और कहाँ से? कनाडा के तहत की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के तहत की गई है। SEBC के आरक्षण पर किस अधिकारियों ने हस्ताक्षर किया था? तो संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर हुआ था। किसका हुआ था? तो संयुक्त का हस्ताक्षर हुआ था, संयुक्त सचिव का। शासन की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में देखने को मिलती है? तो राजनैतिक कार्यपालिका में देखने को मिलती है। धन विधेयक को मंजूरी कौन देता है? तो धन विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा जब लगे कि युद्ध होने वाला है, बाहरी आक्रमण होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह जैसे दिखता है और राज्य में संविधान की विफलता का संकट या आर्थिक का संकट की स्थिति होती है, तब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा कितनी बार की है? तो 3 बार की है। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के विकटकालीन अधिकारों में यानी कि विकट परिस्थिति में जो निर्णय लेता था उसके अधिकारों में क्या परिवर्तन हुए? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति किसी विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है, लेकिन दोबारा नहीं, विचार आते ही हस्ताक्षर करने पड़ जाएंगे। यह कब सुधार किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सुधार किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने अधिकार का पालन प्रयोग करते हुए किस विधेयक को वापस भेज दिया था? तो 2007 में लाभ के पद के मामले को, 2007 में जो लाभ का पद का मामला था उसको इन्होंने वापस भेज दिया था। शासन के 2 रूप होते हैं। शासन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अध्यक्षात्मक शासन होता है और दूसरा संसदीय शासन होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन में अधिकांश लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, इसमें श्रीलंका आता है और दक्षिण अफ्रीका भी आता है। संसदीय शासन में कौन से देश आता है? भारत आता है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इटली है, जापान है और ऑस्ट्रिया है। अधिकांश यूरोपीय देश आते हैं किसमें? संसदीय शासन में। और अधिकांश लैटिन अमेरिका देश किसमें आता है? तो अध्यक्षीय शासन में आता है। कौन सा ऐसा देश है जो अध्यक्षीय और संसदीय दोनों संयुक्त रूप चलाता है? तो वह है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अध्यक्षीय और संसदीय दोनों शासन देखने को संयुक्त रूप से मिलता है। वाम दल ने मनमोहन सिंह सरकार से किस बात पर अपना समर्थन वापस लिया था? तो वाम दल ने मनमोहन सिंह सरकार से अपना समर्थन एटमी करार पर वापस लिया था। किसमें? एटमी करार पर वापस लिया था। अब तक के सबसे सशक्त राष्ट्रपति की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो अब तक का सबसे सशक्त राष्ट्रपति की श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायणन और APJ अब्दुल कलाम आते हैं। देश के सभी अधिकारों का इस्तेमाल
करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आते हैं। और प्रभावशाली प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? तो प्रभावशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो यह था संस्थाओं के कामकाज से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो हूबहू एनसीईआरटी की कॉपी की गई है यह। ठीक है, तो एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, इसको हम बुक पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और इसको पढ़ने के बाद भी बुक पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।